हेलो डियर स्टूडेंट, बिंद बायोलॉजी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमालिक्यूल्स। बायोमालिक्यूल्स में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बायो माइक्रोमालिक्यूल्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो मैक्रोमालिक्यूल्स। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग देख लेते हैं कि भैया ये बायो मैक्रोमालिक्यूल्स होते क्या हैं। अगर बायो मैक्रोमालिक्यूल्स की बात की जाए तो वह मालिक्यूल्स जिनका मालिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा हो बोलते हैं मैक्रो मालिक्यूल्स या बायो मैक्रो मालिक्यूल। अब वहीं बात की जाए मैक्रो मालिक्यूल्स की, तो मैक्रो मालिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड। अगर बात करें प्रोटीन्स की, पॉलीसैकेराइड की या न्यूक्लिक एसिड का, तो इनका मालिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा, यानी कि अगर देखा जाए तो इनका मालिक्यूलर वेट 1000 क्या 10,000 या उससे भी ज़्यादा होता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इनको क्या किया गया था, फिल्टर किया गया था ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड में मिक्स करके यानी ग्राइंड करके, तो ये लोग कहाँ पे आ रहे थे, रिटर्नटेट में आ रहे थे, फिल्ट्रेट में नहीं आ रहे थे। तो ये सब कहाँ पे आते हैं, रिटर्नटेट वाले पार्ट में आते हैं। वहीं बात करें अगर लिपिड की, तो लिपिड कहाँ पे आता था, रिटर्नटेट में ही आता था, वो फिल्ट्रेट में नहीं आता था, क्योंकि लिपिड क्या होता था, वाटर में इनसॉल्युबल होता। बट लिपिड का जो मालिक्यूलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन से कम होता है, और इसी वजह से वो कहाँ पे आता है, माइक्रो मालिक्यूल्स के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका कंस्टिट्यूएंट अगर की बात की जाए या इसके पार्ट की बात की जाए, तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इसका रोल होता है। यानी आप कहिए कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का कंस्टिट्यूएंट ज़्यादा होता है, इस वजह से लिपिड को हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो मालिक्यूल्स के अंतर्गत, बट मालिक्यूलर वेट के हिसाब से ही आता है माइक्रो मालिक्यूल्स के अंतर्गत। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि लिपिड स्ट्रिक्टली ए माइक्रो मालिक्यूल। लिपिड क्या होता है, माइक्रो मालिक्यूल्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका जो मालिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन मैटर ये करता है, ये आता है एसिड इनसॉल्युबल पूल यानी रिटर्नटेट में आ जाता है। और दूसरी बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा ही रोल प्ले करता है। इसी वजह से हम लोग इसको पढ़ते हैं कहाँ पर, बायो माइक्रो मालिक्यूल्स के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग इससे पहले लिपिड को पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। देखिए अगर हम लोग बात करें एक सेल के कंपोजिशंस में कि एक सेल में क्या क्या चीज़ें कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, तो एक सेल के अंदर जो वाटर होता है ये होता है 70 से लेकर 90% तक। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन होती है 10 से लेकर 15% तक। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट लगभग 3% होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो ये लगभग कितना होता है, 5 से 7% होता है। अदर आयंस की बात की जाए जैसे क्लोराइड आयन हुआ, ये सब कितने होते हैं, 1% होते हैं। बट इसमें लिपिड नहीं दिया गया है। और हम आपको बता देते जो लिपिड होता है ये लगभग 2 से 3% तक लिपिड होता है एक सेल के अंदर। तो एक सेल के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, वाटर होता है, जो कितना होता है 70 से 90% होता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम लोग जिस माइक्रो मालिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, प्रोटीन्स है। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं, तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। ये जो अमीनो एसिड्स होता है इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं अमीनो फंक्शनल ग्रुप, दूसरे को बोलते हैं एस्टिक एसिड या कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए अब देखा जाए जो अमीनो फंक्शनल ग्रुप्स होता है इसका H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH आपस में मिल करके एक मोल्स H2O निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन। और इससे क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में, और इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड की पहचान होती है जहाँ पे CONH दिखाई दे वहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, या इसी को पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। और जब पेप्टाइड बॉन्ड आपस में
टाइड बॉन्ड बनते हैं तो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाते हैं। जब अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं तो बन जाता है क्या, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, और पॉलीपेप्टाइड को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन्स। तो यहाँ पे देखेंगे CONH है, मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड है। यहाँ पे CONH है, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ पे CONH है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है। अगर देखा जाए एक पॉलीपेप्टाइड चेन देखी जाए तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सा एंड होता है, एन टर्मिनल होता है, और राइट एंड पे या राइट साइड में C टर्मिनल होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप होता है और राइट साइड में क्या होता है, COOH ग्रुप होता है। इसी वजह लेफ्ट साइड को बोलते हैं एन टर्मिनल और राइट साइड को बोलते हैं C टर्मिनल से बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेंटेंस में क्या लिखा है। तो प्रोटीन की अगर बात की जाए तो प्रोटीन क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है, क्योंकि अमीनो एसिड जो होते हैं हम लोग पढ़े हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब पूरे प्रोटीन्स को बनाने में कितने अमीनो एसिड का रोल है, 20 तरह के अमीनो एसिड का रोल है। और जब भी प्रोटीन्स बनती है तो कोई एक अमीनो एसिड तो बनती नहीं है, बहुत सारी टाइप्स की अमीनो एसिड से मिल करके बनी होती है। इस वजह से जो प्रोटीन होता है ये पॉलीमर होता है, किसका, अमीनो एसिड का। और कैसा पॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर। कैसा पॉलीमर होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है। प्रोटीन्स की अगर बात की जाए, प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से मिल करके यानी जुड़ करके बने होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में दो फंक्शनल ग्रुप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक कौन सा है, COOH, दूसरा क्या है, NH2। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, प्रोसेस कौन सी होती है, डिहाइड्रेशन की, और जिससे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या बना देता है, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर देता है, और जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अगर बात की जाए प्रोटीन का काम क्या क्या है, तो प्रोटीन्स हमारे सेल्स की यानी हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कहिए हमारे टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करता है। दूसरी बात करें, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। कहाँ से करवाता है, सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर से सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में। कहाँ पे करवाता है भैया, तो क्या करता है ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, कहाँ से, एक क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूट्रिएंट को सेल के अंदर भेजता है। और क्या करता है, ये क्या काम करता है भैया, तो यह क्या करता है, ये एक्ट एज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। क्या करता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के जैसा काम करता है, या ये एंटीबॉडी के जैसा भी काम करता है। क्योंकि एंटीबॉडी जो होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है, जिसको हम लोग गामा ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। और एंटीबॉडी हमको क्या करती है, बीमारियों से बचा करके रखती है, यानी ये कहिए कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करती है एंटीबॉडी, ठीक है। वहीं बात करें प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स रिसेप्टर के जैसा काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में कुछ दवाएं होती हैं या हार्मोन्स होते हैं या स्मेल्स होते हैं या कोई चीज़ हम लोग खाते हैं तो उसका जो टेस्ट वगैरह पता चलता है, वो सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम बताता है, नहीं ब्रेन बताता है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले जो कैच करता है या रिसीव करता है उसको रिसेप्टर्स कहते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये भी किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम जो होते हैं ये भी किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। यानी कहिए कि इंसुलिन जैसे हुआ, जैसे एंजाइम में ट्रिप्सिन हुआ, पिगमेंट हीमोग्लोबिन हुआ, ये सब किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। यानी कहने का मतलब ओवरऑल ये हुआ कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और प्रोटीन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंस बायोमॉलिक्यूल्स है सभी एनिमल्स के लिए इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। अगर बात की जाए अबंडेंस का, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स इस वर्ल्ड में यानी बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा जैवमंडल में पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स है उसका नाम है रोबिस्को। क्या नाम है, रेबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्जिलेज, ऑक्सीजनेज। ये करता क्या है, ये भैया फोटोसिंथेसिस में CO2 का फिक्सेशन करवाता है। क्या करवाता है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है उस दौरान CO2 को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम्स है उसका नाम होता है रोबिस्को। ये प्रोटीन्स का बना हुआ है और ये पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
वही एनिमल वर्ल्ड की बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन्स है कोलेजन। कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन। ये जो कोलेजन होता है ये हमारी बॉडी में जॉइंट में हेल्प करता है, यानी मसल्स को, यानी आप कहिए बोन टू बोन जॉइंट, बोन टू मसल्स जॉइंट कराने में कौन हेल्प करता है? कोलेजन प्रोटीन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स चार फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक का नाम होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा होता है टर्सरी स्ट्रक्चर और चौथा होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चलिए देर न करते हुए एक एक स्ट्रक्चर्स को हम लोग समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को ओपन चेन स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। और प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है? पेप्टाइड बांड आपस में जुड़ते जाते हैं और अमीनो एसिड क्या होता है? लिंक होता चला जाता है और बन जाता है, प्रोटीन्स बन जाते हैं। और यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होती है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें दो एंड बनते हैं, एक को बोलते हैं एन टर्मिनल और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सी टर्मिनल। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा। इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन। क्या कहता है? पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है। और ये क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। सीक्वेंस क्या होता है? अमीनो एसिड के सीक्वेंस में जुड़ने से बनता है। फिर क्या लिखा है? लेफ्ट एंड फर्स्ट अमीनो एसिड और एन टर्मिनल अमीनो एसिड, एंड राइट एंड की बात करें तो लास्ट अमीनो एसिड या सी टर्मिनल अमीनो एसिड होता है। तो क्या होता है? एन एंड मतलब फर्स्ट वाले लेफ्ट साइड में पहला अमीनो एसिड होता है, इसको एन टर्मिनल बोलेंगे। और राइट एंड पे क्या होता है? लास्ट अमीनो एसिड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड। और ये क्या बन जाता है? ओपन चेन स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है किसका? प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते साहब। अब आ जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होता है, जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगती हैं, तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होता है आपस में क्या होने लगता है? क्वाइलिंग करने लगता है और इससे बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के दो मॉडल्स होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलिक्स और दूसरे को बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेंटेंस में क्या लिखा है। हियर वन आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन आर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। कह रहे हैं एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिक्स के फॉर्म में फोल्ड कर जाती हैं। इट हैज ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स। और यहाँ पे जो फोल्डिंग होती है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड फॉर्म में होती है। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो केराटिन एंड फाइब्रोइन। कौन कौन से? केराटिन जो बाल वाली प्रोटीन होती है और कौन सी होती है? फाइब्रोइन। तो इसमें ये सब बेसिकली कौन सी स्ट्रक्चर्स में होती हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में होती हैं। और कैसा स्ट्रक्चर सेकेंडरी का? अल्फा हेलिक्स मॉडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक साहब देखेंगे फाइब्रोइन या सिल्क प्रोटीन की बात की जाए तो फाइब्रोइन या सिल्क प्रोटीन क्या होते हैं? फाइब्रोइन या सिल्क प्रोटीन भैया होते हैं बीटा प्लीटेड मॉडल के। वहीं हम लोग बात की केराटिन कैसा होता है? अल्फा हेलिक्स मॉडल का होता है। अब फाइब्रोइन में क्या होता है? बीटा प्लीटेड शीट मॉडल होता है। इसमें क्या होती है? कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे पे क्या हो जाती हैं? ऐसे लगी रहती हैं जैसे कई सारी चादर को आपस में फोल्ड करके रखा गया हो। तो यहाँ पे लिखा गया है एंटी पैरेलल बीटा शीट रिच इन एलानिन एंड ग्लाइसिन स्मॉल साइड चेन एलाउ क्लोज पैकिंग। क्या करती हैं? इसमें देखिए एलानिन साइड चेन और ग्लाइसिन साइड चेन ये क्या करती है? ये जो एंटी पैरेलल साइड ये चल रही हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, इनको आपस में बांध करके रखती हैं और इससे बन जाता है क्या? बीटा प्लीटेड शीट मॉडल का स्ट्रक्चर बन जाता है किसका? प्रोटीन्स का। और वहीं पे क्या होता है? जब ये क्या करती है? राइट हैंडेड साइड में फोल्ड करने लगती कौन? पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ये बन जाता है अल्फा हेलिक्स मॉडल। अल्फा हेलिक्स मॉडल केराटिन में पाया जाता है। वहीं बात किया जाए बीटा प्लीटेड शीट मॉडल तो कहाँ पाया जाता है? फाइब्रोइन या सिल्क प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं तो प्रोटीन का थर्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और टर्सरी स्ट्रक्चर्स में होता क्या है कि वही जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन होती है
और ज़्यादा फोल्ड कर जाती है। क्या करती है? और ज़्यादा फोल्ड कर जाती है। तो इससे क्या बन जाता है? टर्सरी स्ट्रक्चर्स बन जाता है। यहाँ पे सेंटेंस में देख लेते क्या है। हेयर हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन इज फर्दर फोल्डेड लाइक ए हालो वुलन बॉल। कैसे होते हैं? ऊन के जो बॉल होते हैं उस तरीके से और फोल्ड कर जाती है। और मतलब ये जो क्या नाम है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होता है वुलन बॉल के जैसा, क्या करेगा? फोल्ड कर जाता है और बना लेता है क्या? टर्सरी स्ट्रक्चर्स बना लेता है। किसका? प्रोटीन का। ठीक है, ये क्या? इट गिव 3D व्यू। कैसा व्यू देता है? 3D व्यू देता है। वहीं बात की जाए, जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स होता है, बेसिकली जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है या बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है प्रोटीन्स की, वो टर्सरी स्ट्रक्चर्स में ही आती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखा क्या है। टर्सरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो कौन देता है? टर्सरी स्ट्रक्चर्स देता है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? मायोग्लोबिन और एंजाइम। जो एंजाइम्स होता है, फूड का डाइजेशन करवाता है, वो किस स्ट्रक्चर्स में होता है? टर्सरी स्ट्रक्चर्स में होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि भैया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है? कई सारी प्रोटीन्स की पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एसोसिएट कर जाती हैं, एक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। यानी कहने का मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में पॉलीपेप्टाइड की कई सारी चेन्स होती है। जैसे हम लोग बात करें हीमोग्लोबिन की, किसकी बात करें? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 क्या होती हैं? बीटा चेन होती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में आयरन से जुड़ करके क्या बना लेती हैं? हीमोग्लोबिन बनाती हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होता है किसका? प्रोटीन्स का। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस में क्या लिखा हुआ। हेयर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर्स एंड ईच चेन फंक्शंस एज सब यूनिट। कह रहे हैं मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ करके फॉर्म करती हैं टर्सरी नहीं साहब, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या बनाती हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। और एक एक जो चेन होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सब यूनिट बोलते हैं प्रोटीन्स का। और वहीं पे बात किया जाए इसके एग्जाम्पल का, इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की अगर बात की तो इसमें 4 सब यूनिट होती हैं, जिसमें 2 अल्फा सब यूनिट होती और 2 बीटा सब यूनिट होती है। तो कहने का मतलब जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होता है ये एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के आपस में जुड़ने से बनता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स क्या होता है? हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, सभी के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो होता है कैसा होता है? ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? ये थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर जाती है। ये बीटा प्लेटेड शीट मॉडल है और ये क्या है? अल्फा हेलिक्स मॉडल है। वहीं पे अगर बात करें टर्सरी स्ट्रक्चर्स का, ये हेलिक्स और आपस में उलझ जाता है और ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे एक्टिव साइड बन जाता है, बन जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर। वहीं पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एसोसिएट कर जाती है और बनाती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। थैंक यू बच्चों, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मेरा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।